सर नजर आ रही है सर। इज इट पॉसिबल कि हमें रिकॉर्डिंग की ऑप्शन परमिशन दे दें सर? सर परमिशन ही परमिशन, आपको किसने रोका? सर एक्चुअली वो यूजर्स में जाके उसको परमिट करना पड़ता है पार्टिसिपेंट्स को। अच्छा, तो ये जब 1 मिनट फिर मुझे रिक्वेस्ट करेंगे ना जुनी, तो आपको एक टैब नजर आएगा, उस जब पार्टिसिपेंट में उसको आप कर देंगे, अलाउ कर देंगे। दोबारा बोलिएगा, मैं किसको प्रेस करूं? अभी जैसे मैं रिकॉर्डिंग का बटन ऑन करने लगा हूं, तो वो बोल रहा है प्लीज रिक्वेस्ट रिकॉर्डिंग परमिशन फ्रॉम द मीटिंग होस्ट। तो अब आपने उधर पे नोटिफिकेशन आपको आया कि सैयद वासिक जो है वो करना चाह रहे हैं रिकॉर्डिंग? नहीं, ऐसी तो कोई चीज मुझे नजर नहीं आ रही। नहीं सर, ये इसका सर प्रोसीजर ये है कि जो राइट साइड पे आपको सर यूजर्स की लिस्ट में होगी ना, इंडिविजुअल यूजर्स की सेटिंग, आप उसके ऊपर माउस होवर करेंगे ना, तो सर एक ऑप्शन आएगी अकॉर्ड परमिशन फॉर रिकॉर्डिंग। जी जी बिल्कुल। तो किसको अलाउ करूं मैं? कौन करना चाह रहे हैं सर रिकॉर्डिंग? मैं सर इरफान अजीज। अच्छा ठीक है जी। और मैं सैयद वासिक भी करना चाह रहा है सर। हो गया जी, दोनों का हो गया। ओके सर, अच्छा जी, स्टार्ट करें जी। अब आप लोगों को नजर आ रहा है मिनी टैब? जी सर, स्टार्ट करते हैं। जी सर आ रहा है। अच्छा जी, ये देखिए इसमें आपके सामने अब मेरा माउस आप लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं? माउस जी सर, मूव अच्छा करें तो माउस को। ये हाँ जी, ये आ रहा है सर नजर। अच्छा जी, ये इसके अंदर आपको ना 3 विंडोज नजर आ रही होंगी ना मिनी टैब में। ये ऊपर वाली विंडो जो है ये सेशन विंडो है। फिर इसके बाद नीचे वर्कशीट है, और ये सबसे आखिर में एक मिनिमाइज्ड विंडो है प्रोजेक्ट। ये 3 विंडोज हैं इसके अंदर ना। तो नॉर्मली जब भी आप मिनी टैब स्टार्ट करते हैं तो ये 3 चीजें नजर आती हैं आपको। आप इनकी शेप चेंज कर सकते हैं कभी भी, किसी को छोटा किसी को बड़ा कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली वो 3 विंडोज होती हैं जो आपको हर वक्त नजर आती हैं। और ऊपर आप देखें, जिस तरह रेगुलर किसी भी सॉफ्टवेयर में कंट्रोल बार्स होते हैं, तो इसके कंट्रोल बार्स हैं। इनमें मैं आपको बड़ी बड़ी बात आपको बता देता हूँ। फाइल जिस तरह बाकी सॉफ्टवेयर में फाइल वर्क करता है, उसी तरह ये फाइल है इसका, जिसमें किसी चीज को आप यूज कर सकते हैं। फिर एडिट में एडिट का ये 2 हैं, स्टैट और ग्राफ, यानी स्टेटिस्टिक्स और ग्राफ। ये एक नॉर्मल यूजर ज्यादातर यूज करता है। तो स्टैट्स में अगर आप देखें तो बेसिक स्टैट्स में बहुत सारे स्टेटिस्टिकल टेस्ट्स हैं। फिर रिग्रेशन में रिग्रेशन के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अब आप रिग्रेशन में अभी जैसे मैं आगे जाऊँ ना, तो 3 के बाद आपको एक लाइन नजर आ रही होगी, फिर चौथी के बाद एक लाइन लगी हुई है, फिर 5वीं और 6ठी के बाद फिर 5 इकट्ठे हैं। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ रिग्रेशन हैं जो आपस में ग्रुप की हुई है उन्होंने। इसी तरह अनोवा में आप देखें तो मुख्तलिफ अनोवा की वर्जन हैं और उनको भी ग्रुप किया हुआ है, एंड सो ऑन। फिर ग्राफ्स में आपको मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ ग्राफ्स ग्रुप हुए हैं ताकि आप मुख्तलिफ एनालिसिस कर सकें। अब इसके साथ ये वाली जो वर्कशीट थी हमारी, ये बिल्कुल एक्सेल की तरह की, जिस तरह एक्सेल में वर्कशीट होती है ना, उस तरह की ये वर्कशीट है। इसमें आपको रोज और कॉलम्स नजर आ रहे हैं, और ये कॉलम का नंबर है, और ये अगर आप उसको कोई हेडिंग देना चाहते हैं तो हेडिंग है। इन रोज और कॉलम्स में आप टेक्स्ट का डेटा भी एंटर कर सकते हैं, डेट, टाइम, नॉर्मल हमारा जो कंटिन्यूस डेटा होता है वो भी एंटर कर सकते हैं, नॉर्मल हमारा नॉन कंटिन्यूस डेटा यानी 1 2 3 4 वो भी एंटर कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल करके बताऊंगा तो आपको बात मजीद समझ आ जाएगी। ये होती है वर्कशीट। ये जो प्रोजेक्ट विंडो थी, इसके अंदर आपके प्रोजेक्ट की डिटेल्स आती रहती हैं जो जो आप उसको आगे बढ़ाते हैं। कि आपका ग्राफ बन गया है, उसको देखना चाहते हैं देख लें, कि वर्कशीट मुख्तलिफ बन गई है उनको देखना चाहते हैं देख लें।
और ये सेशन विंडो है जो आपको बता रही होती है कि अभी तक आपने क्या किया, हिस्ट्री आपकी। तो उसमें आप किसी चीज को क्लिक करें तो वो आप वहां पे पहुंच जाते हैं। या जो लोग कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो कमांड लाइन के होते हैं जैसे आर वगैरह, तो यहाँ पे आप कमांड लाइन पे भी काम कर सकते हैं। अब शुरू करने से पहले क्विकली आपको ये बता दूं कि आप और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ना, जैसे SPSS बहुत फेमस है सोशल साइंसेस के लिए। इस तरह ये जो मिनिटैब है ये बेसिकली इसकी जो सूट है वो क्वांटिटेटिव स्टडीज है, क्वालिटी कंट्रोल है, प्रोसेस कंट्रोल है, इस तरह की चीजें। इसी तरह और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन मैं इसको इसलिए यूज करता हूँ और स्टूडेंट्स को जो भी मेरे कोर्स होते हैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि इसका हेल्प का जो सेटअप है ना, हेल्प का मॉड्यूल है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है ना। और मैं कोई एक हिस्टोग्राम फर्ज करे बनाना चाहता हूँ, तो ये आपके सामने हिस्टोग्राम का एक खुला होगा, नजर आ रहा है आप लोगों को एक हिस्टोग्राम का डायलॉग बॉक्स? यस सर। अब इसमें 3-4 ऑप्शंस है ना, फर्ज करें विद फिट। अब इसको बनाने से पहले मैं ये नीचे हेल्प का बटन आपको नजर आ रहा है, इसको मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि इसमें ना एक पूरी इसका एक अंदर सिस्टम बना हुआ है एक एक कंपोनेंट के लिए। इसका ओवरव्यू हिस्टोग्राम का, एग्जामिनिंग डिस्ट्रीब्यूशंस, ग्राफ, मेन्यू, आप किसी में भी चले जाएं तो ये आपको डिटेल बता देगा। इसी तरह अगर मैं वापस जाके इसके हाउ टू है एक दूसरी ऑप्शन के करना कैसे है, इसमें भी आप देखें आपको 4-5 ऑप्शंस नजर आ रही हैं। हाउ टू क्रिएट विद फिट, तो ये आपको पूरे का पूरा तरीका बता देगा। फिर एग्जाम्पल एक करके दिखाई हुई है कि फलानी खोलें तो इस तरह की बन जाए। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स भी है उसी ग्राफ के अंदर। फिर सेशन कमांड, फिर और यानी अगर आप कमांड लाइन पे करना चाह रहे हैं, और सी ऑल्सो में मजीद चीजें भी हैं जो इससे रेलेवेंट हैं। तो जो स्ट्रेंथ है मिनीटैब की वो ये है कि एक रेगुलर यूजर जिसका कोई किसी स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस नहीं है, वो इसको सिर्फ हेल्प का बटन दबा के भी बहुत जल्दी सीख सकता है। बड़ा इंट्यूटिव और एक समझें कि नॉन स्टैट्स के जिसको इन्यूमरेसी का प्रॉब्लम हो वो भी इसको यूज कर सकता है। तो इस वजह से मैं इसको यूज करता हूँ। और जो बाकी कैपेबिलिटीज हैं, जैसे आप में से स्टैट्स में कोई लोग बहुत ज्यादा आई एम श्योर के हर कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे पता होता है, उनको पता होता है कि अगर ये चीज है सॉफ्टवेयर के अंदर तो ये बहुत अच्छा है। इस तरह फॉर एग्जांपल एक आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे रैंडम नंबर जनरेशन में बहुत सारे इंजन्स होते हैं, जैसे मोंटे कार्लो है, जैसे लेटन हाइपरक्यूब है। तो उनके अंदर की बात मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि आपके पास अगर नॉर्मल कर्व हो और उसमें से आप रैंडम डेटा ढूंढें, 1,00,000 लोग हैं, तो वो ऐन मुमकिन है कि कोई बंदा आपको 8 फुट वाला मिल जाए और कोई बंदा आपको 2.5 फुट वाला मिल जाए। तो ये रैंडमाइजेशन का एक प्रॉब्लम होता है कि रैंडम बहरहाल वो फिर कहीं पे भी जा सकता है। रैंडम का मतलब ही यही होता है। तो लेकिन हम रिसर्च में कहते हैं कि मेरा डेटा रैंडम में इसलिए अच्छा है। तो सोचें जरा, आपने रैंडम में एक काम किया और आपको इस्लामाबाद में 2.5 फुट का बंदा मिल गया, तो आप उसकी बेसिस पे ये तो नहीं कहेंगे ना कि इस्लामाबाद में 2.5 फुट के बंदे होते हैं, या 8 फुट का बंदा मिल गया तो 8 फुट के होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रैंडमाइजेशन के अंदर भी कुछ इंजन होते हैं, तो वो आप मिनीटैब में देखते हैं तो वो इसके अंदर मौजूद है। और बहुत सारे, जैसे आपको SPSS में इतनी डिटेल नहीं मिलती, आर में मिलती है लेकिन स्टाटा में नहीं मिलती। तो इसके अंदर जो स्टैट्स में इंटरेस्टेड है उनको समझ आती है कि ये इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर एज वेल। तो एक डिटेल्स और दूसरा हेल्प की स्ट्रेंथ, ये इन दोनों की वजह से मैंने इसको चूज किया। दूसरी चीज ये कि मिनीटैब के बहुत सारे वर्जन है, आजकल इसका वर्जन 19 चल रहा है। तो वो जैसा हर सॉफ्टवेयर के साथ होता है कि वो जब बहुत अरसा चलता है तो बहरहाल ये जो सॉफ्टवेयर है ये बनाया मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग ने शायद बनाया है, या ये पिट्सबर्ग जिस स्टेट में है उस स्टेट यूनिवर्सिटी ने बनाया है। ये किसी यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर है बहरहाल। लेकिन इसको आप कंपेयर करें SPSS के साथ, तो SPSS IBM का सॉफ्टवेयर है। IBM फॉर्च्यून 500 की टॉप की कंपनियों में से है। तो अगर ये सॉफ्टवेयर आपके साथ एक यूनिवर्सिटी का बनाया हुआ IBM के साथ compete कर रहा है, तो आप वैसे ही इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या होगी। लेकिन अगेन इट इज नॉट फॉर स्पेसिफिकली फॉर सोशल साइंसेज,
तो जो SPSS है उसमें सोशल साइंसेज के लिए, यानी क्वालिटेटिव डेटा के एनालिसिस के लिए बहुत अच्छी चीजें जो इसमें मौजूद नहीं है। इसी तरह केस स्टडीज को एनालाइज करने के लिए इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, बेसिक लेवल पे कर लेता है, लेकिन जो स्ट्रेंथ आपको केस स्टडीज के सॉफ्टवेयर में नजर आती है वो इसमें आपको नजर नहीं आती है। तो लेकिन स्टिल मैं इसको प्रेफर करता हूँ क्योंकि एक ऑलराउंडर किस्म का सॉफ्टवेयर है। अब इसकी जो वर्जन्स होते हैं उनमें हर सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया वो जब बहुत अरसा रहता है तो उसको क्रैक वगैरह भी कर लेते हैं लोग। तो इसके जो वर्जन 17 या इवन 18 तक जो है ना वो उसके क्रैक वर्जन हर जगह मौजूद हैं। अब इन्होंने किया क्या है कि 19 को इन्होंने वेब बेस्ड बना दिया। वेब बेस्ड यानी आपको इनकी एक आप टूल्स आप डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन ये जो हेल्प जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया ये 19 में मौजूद नहीं है। आपको हेल्प के लिए उनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इसी तरह मैं थोड़ी देर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर डेटाबेसेस हैं, फाइल्स के, एनालिसिस के, केसेस के, वो मौजूद नहीं है 19 के अंदर। उसके लिए आपको उनकी वेबसाइट पे जाना पड़ता है और एक एक फाइल के लिए जो है आपको कुछ के लिए पैसे देने पड़ते हैं, कुछ के लिए बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। तो ओवरऑल इस सेंस में कि ये सीखने के लिए बहुत आसान है और आप क्विक एप्लीकेशन अगर इसकी करना चाहें तो ये आपको एक असिस्टेंट का एक नजर आ रहा है जिसको मैंने क्लिक किया। इसके अंदर आपके पास मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस का एक असिस्टेंट मौजूद है जो आपको इट वॉक्स यू थ्रू मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, यानी वो आपसे पूछता है कि कौन सा कर रहे हो ऑब्जेक्टिव, फिर उसके अंदर सेटअप स्टडी सेटअप करके आपको काफी डिटेल में ले जाता है। इसी तरह असिस्टेंट के अंदर कैपेबिलिटी एनालिसिस का असिस्टेंट है जो बिल्कुल एक लेमैन को स्टेप बाय स्टेप चला के ले जाता है। इसी तरह एंड सो ऑन, यानी हर चीज का रिग्रेशन का असिस्टेंट है, हर चीज हर इंपॉर्टेंट कंट्रोल चार्ट्स का असिस्टेंट है, हर चीज का। तो मैं अभी क्या करने लगा हूँ कि मैं आपको ना आई वॉक यू थ्रू अ फाइल ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जब आप इस तरह कॉलम्स में या रोज में अपना डेटा डाल लेंगे तो आप कौन कौन सा काम कर सकते हैं उसके साथ। जो हम वेरिएबल्स बोलते हैं ना, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, x1 पहला, x2, x3, हर वेरिएबल का डेटा मिनी टैब में एक कॉलम में एंटर करना होता है आपको। जैसे एज आपने की तो यहाँ ऊपर एज लिखेंगे, यहाँ लोगों की 18, 20, 25, 50, 55 जो भी एज है एक एक करके एंटर करना शुरू कर देंगे। यहाँ उसका इनकम लिखेंगे या इनकम एंटर करना शुरू कर देंगे। तो जो भी आपके वेरिएबल्स हैं वो आप इधर कॉलम्स में एंटर करते हैं। तो मैं भी क्या करने लगा हूँ कि मैं यहाँ से फाइल में देखिए दो सेक्शंस हैं, एक ओपन प्रोजेक्ट का सेक्शन है और एक ओपन वर्कशीट का सेक्शन है। मजीद भी हैं लेकिन खोलने के लिए ये दो सेक्शन है। वर्कशीट जो है वो एक प्रोजेक्ट का छोटा सा पार्ट होती है और प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स भी हो सकती हैं, लेकिन स्टार्ट ऑब्वियसली कोई भी चीज से ही होती है। तो मैं एक वर्कशीट खोलने लगा हूँ। ये जो भी आपको डायलॉग नजर आ रहा है ना, ये मेरे कंप्यूटर का ऑब्वियसली डेटा है। तो ये नीचे ये वाला आपको एक बटन नजर आ रहा होगा, लुक इन मिनीटैब सैंपल डेटा फोल्डर, नजर आ रहा है सबको? यस सर। तो ये जो है ना, ये हमारा वो फोल्डर है जिसके अंदर मिनीटैब की अपनी डेटा फाइल्स पड़ी हुई हैं जो एग्जाम्पल फाइल्स हैं। ये देखें आप, तो ये आपको मुख्तलिफ फाइल्स में नजर आ रही होंगी। और एक्सटेंसिव लिस्ट है, यानी हर पॉसिबल तरीके का एनालिसिस की इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल रखी हुई है। अब ये एक एक के अंदर एक और पूरी कहानी है। तो मैं ऑब्वियसली यानी मुझे आप अंदर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हर फाइल के अंदर दो दो तीन तीन तरीके के एनालिसिस करने की ऑप्शंस इसने दी हुई है। ठीक है जी, तो ये हंड्रेड्स में है मेरा ख्याल है ये फाइल्स। अब मैं किस फाइल पे जाऊं? लेट मी चूज अ सैंपल फाइल जो मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए इजी होगी कॉम्प्रिहेंड करनी।
भाई कोई भी ये मैं ये इंसुलेशन में चला जाता हूँ। इंसुलेशन ठीक है जी। अब इसमें ये थोड़ी सी ये डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की है, इसको रहने देते हैं, कोई और खोल लेते हैं। तो पिज्जा ओपन करिए, सब कुछ समझ आएगी। कौन सी? सॉरी। पिज्जा। अच्छा अच्छा, हाँ, वो बिल्कुल इसी आज के रमजान के हिसाब से बाकी इजीली समझ आएगी। ये ज्यादा चीजें खुली नहीं मेरा ये भी। सॉरी, मेरी चीजें जरा स्लो चल रही हैं, हैंग हो रही हैं। मैं इसके अंदर मैक के अंदर पैरेलल से चला रहा हूँ क्योंकि मिनी टैब मैक के लिए मौजूद नहीं है, तो ये थोड़ी सी चीजें स्लो चल रही हैं। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है मिनी टैब की? जी सर, मिनी टैब की स्क्रीन नजर आ रही है, बट वो अपने हर स्पेस निकालनी चाहिए और मुझे बस 1 मिनट दे देंगे, मैं अपनी चीजें सेटल कर लूँ।
अच्छा जी, ये अब आपको काइंडली बताइएगा स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? सर ये इंस्टॉलेशन का वर्क स्पेस खुल गया। अच्छा ठीक, installation.mtw installation.mtw खुला हुआ ना? जी सर, वो ओपन है ठीक लोअर पोर्शन में। ठीक, अब मैं इसमें अब मेरे पास कंट्रोल में आ गया थोड़ा सा। मैं कोई और फाइल खोलता हूँ जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ये शिपिंग डेटा की फाइल में खोल रहा हूँ। अब ये एक शिपिंग डेटा की फाइल नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ गई। अच्छा, अब इसमें देखें ना, इसके अंदर आपको 1 2 3 4 5 6 कॉलम नजर आ रहे हैं। बेसिकली ये एक बुक सेलिंग कंपनी है जिसके 3 शिपिंग के सेंटर्स हैं जो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं कस्टमर्स को शिप करते हुए। वो रिकॉर्ड करते हैं कि ऑर्डर आया कब, अराइव कब हुआ, यानी कस्टमर के पास कब अराइव हुआ, तो कितने दिन लगे, और ऑन टाइम था कि नहीं, स्टेटस क्या था, और कस्टमर का डिस्टेंस कितना था उस शिपिंग सेंटर से। और ये शुरू में 3 सेंटर्स के नाम है। एक ईस्टर्न है। अब इसमें बहुत सारे डेटा कॉलम्स अभी काफी नीचे तक जाता है तो मैं इसको स्क्रॉल कर, लेकिन चलें फिर भी देख लेते हैं। ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न, ये 3 इसके पास कॉलम्स हैं। तो अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये एनालिसिस करना चाहता हूँ। अब आप देखिए ये बड़ा हो गया है मेरे पास, जो मेरी स्प्रेडशीट थी ये बड़ी हो गई है ना, यस, डेटा विंडो बड़ी हो गई है। तो ये वाले जो कंट्रोल्स हैं ना जिनके ऊपर अभी मैं माउस होवर कर रहा हूँ, ये मुझे मुख्तलिफ शक्लों में ला के दे देते हैं। ओह, मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, गुड। अच्छा जैसे मैं इसको क्लिक करूँ ना तो ये सेशन विंडो दिखा देगा मुझे। सारे को क्लिक तो ये डेटा वाली विंडो दिखा देगा। इसी तरह इस टूल बॉक्स में मैं चीज़ों को क्लिक करूंगा तो मुख्तलिफ शक्लों में मुझे जो मैं चीज़ें देखना चाहता हूँ वो मैं क्विकली उनके दरमियान चेंज कर सकता हूँ। तो अब मैं ग्राफ्स में जा रहा हूँ और मैं देखना ये चाहता हूँ कि हिस्टोग्राम मैं बनाना चाहता हूँ इसका, और विद फिट मैं देखना ये चाह रहा हूँ कि मेरे जो डेज यानी कितना टाइम लगता है, यहाँ पे मल्टीपल ग्राफ्स में बाय सेंटर सिलेक्ट करके देखना चाहता हूँ, यानी 3 सेंटर जो है मेरे पास, कि किसका कितना टाइम लगता है शिपिंग का। तो मेरे पास क्विकली यहाँ पे ना एक ग्राफ जनरेट हो जाएगा जो मुझे बता देगा कि इस ग्राफ को मैं बड़ा कर रहा हूँ कि ये 3 जो मेरे सेंटर्स हैं, ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न, ये कितने दिन लगाते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी, जिस तरह हिस्टोग्राम की फ्रीक्वेंसी होती है कि कितने नंबर ऑफ डेटा इसके अंदर आ रहा है। तो ये मेरे पास एक जनरल सा ग्राफ आ गया कि मैं तीनों को कंपेयर करूं। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा तीनों का मोर और लेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और एक ही जैसा डेटा है। जो थोड़ा सा फर्क ये है कि सेंट्रल वाले का मीन जो है 4 है, ईस्टर्न का 4.5 है और वेस्टर्न का 3 है। अब इसको कंपैरिजन को जरा बेहतर करने के लिए ना, यानी मैं आपको ग्राफ एडिटिंग बता रहा हूँ। आप राइट क्लिक करें अगर ग्राफ को और ये पैनल में जाएं और इसको अरेंजमेंट में आप इसको कहें कि ये इस तरह नहीं, मुझे एक ही कॉलम में इन तीनों को करके दिखाओ, तो ये इस तरह की शक्ल में आ जाएंगे। तीनों मुझे इस तरह नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह आप इसको राइट क्लिक करें और इसमें बेतहाशा ऑप्शंस हैं। जैसे ऐड में मैं ग्रिड लाइन ऐड कर सकता हूँ, रेफरेंस लाइन, यानी मैं चाहता हूँ 10 पे एक लाइन नजर आ जाए ताकि मुझे समझ आ रही हो। इसी तरह डेटा को मजीद लेबल देना चाहता हूँ, वो नजर आने शुरू हो जाएंगे। टाइटल देना चाहता हूँ ग्राफ का या चेंज करना चाहता हूँ, सब टाइटल देना चाहता हूँ या चेंज करना चाहता हूँ, मैं कोई फुट नोट देना चाहता हूँ कि मैंने अपना डेटा किसी को प्रेजेंट करना है जाके, तो नीचे कुछ अपना मैंने लिखना है तो वो फुट नोट यहाँ पे नीचे आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इंतहाई, यानी एक एक बॉक्स का कलर चेंज कर सकता हूँ मैं। ग्राफ को
एक्सेल पावरपॉइंट वगैरह कहीं पे भेजना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ एंड सो ऑन। इसमें जो स्पेशली पैनल वाला डायलॉग बॉक्स अगर आप उसको क्लिक करेंगे ना तो उसके पास काफ़ी सारी स्ट्रेंथ्स हैं। आप यहाँ पे वेरिएबल चेंज भी कर सकते हैं। अभी मैंने सेंटर से रखा हुआ है, तो आप चाहते हैं कि डिस्टेंस से रखूँ तो डिस्टेंस से भी आ जाएगा। इसी तरह ऑप्शंस में अगर आप आए तो पैनल्स को ऑल्टरनेट किया जा सकता है। इसी तरह फॉन्ट आप किसी भी चीज़ का चेंज करना चाहें तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अब आप इस डेटा को देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि डेटा इतना सिमिलर नहीं है। एक ऊपर वाला जो है उसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, 2 के उसकी जो सेंटर है यानी मीन है वो ईस्टर्न से कम है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा स्प्रेड है। और ये जो 4 है इसका स्प्रेड भी कम है और इसका मीन भी कम है, यानी ये जल्दी किताबें पहुंचा देता है ये वाला सेंटर, और ज़्यादा इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं है। तो आप थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे आइडिया होना शुरू हो गया। जो आपको पहला डायग्राम बता रहा था कि बहुत फ़र्क नहीं है, ये दूसरा डायग्राम बता रहा है कि नहीं सेंटर्स में कुछ फ़र्क है। अब मज़ीद अगर मैं इसका एनालिसिस करना चाहूँ तो मैं ये असिस्टेंट में जाके ग्राफिकल एनालिसिस कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं स्कैटर प्लॉट्स देखता हूँ उसके। तो ये मुझसे पूछेगा कि वाई कॉलम में क्या रखना चाहते हो, एक्स में क्या रखना चाहते हो। तो वाई में मैं बेस रख लेता हूँ, एक्स में डिस्टेंस रख लेता हूँ और इसको बाय सेंटर एनालाइज कर लेता हूँ। तो मेरे पास काफ़ी सारी रिपोर्ट्स जनरेट हो जाएंगी। ये मेरे पास सारी चीज़ें जनरेट हुई हैं। इससे ये जो अभी आपके सामने इसको जनरेट करने दे जरा क्या क्या कर रहा है, क्योंकि ये असिस्टेंट था तो इसने काफ़ी सारे काम करके दे दिया मुझे। ये एक है समरी रिपोर्ट। मैं ज़रा इस मोड में आ जाऊं तो यहाँ पे मुझे लिखा हुआ आ जाएगा कि सारी कौन कौन सी चीज़ें मुझे मिली हैं। तो अब ये स्कैटर प्लॉट ऑफ डेज वर्सेस डिस्टेंस बाय सेंटर रिपोर्ट कार्ड, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो वो रिपोर्ट कार्ड खुल जाएगा। ये मुझे काफ़ी चीज़ें हैं बता रहा है, लेकिन बॉटम लाइन अगर आप देखें तो ये कहता है there appears to be a relationship between x and y variables. Consider performing a regression analysis to further explore the nature of this relationship. यानी ये मुझे एनालिसिस करके इसने मुझे बताया कि मजीद अब अगला टेस्ट आपको रिग्रेशन एनालिसिस करना चाहिए ताकि आपको बात ज़्यादा समझ आ जाए। इसी तरह इसके स्कैटर प्लॉट के बाद था, रिपोर्ट कार्ड के बाद सॉरी था डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स की रिपोर्ट। तो इसमें मुझे डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स नजर आ रहे हैं। जो लोग ग्राफ, बहुत से लोग होते हैं स्टैटिस्टिशियंस जो ग्राफ्स के बजाय नंबर्स को ज़्यादा समझते हैं, तो यहाँ पे उनको यहाँ समझ आ जाएगा कि ये मीन में सबसे कम मीन इसका है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी सबसे कम इसकी है। तो इसका मतलब है ये वेस्टर्न कुछ मुझे बेहतर नज़र आ रहा है, लेकिन इसका मिनिमम डेटा बहुत कम है। तो अपेरेंटली इसको जो कस्टमर थे वो उसके बहुत करीब थे, इस वजह से इसका डेटा अच्छा है। और इसका मैक्सिमम डेट भी देखें तो बाकी दोनों से कम है। इसका मतलब इसको करीब करीब के कस्टमर मिल रहे हैं। इस तरह और बहुत सारी चीज़ें मुझे बता रहा है। जो अगले इसके पास हैं, इसने मुझे दिए हैं, एक ये डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है। अब ये स्कैटर प्लॉट है, ये लाल वाले जो हैं ये एक सेंटर के हैं डॉट्स, ब्लू वाले दूसरे सेंटर के हैं, ग्रीन वाले तीसरे सेंटर के हैं, और ये इनकी फिटेड लाइंस 3 लगी हुई हैं। तो ये मोर और लेस ये वाला डायग्राम मुझे ये बता रहा है कि कोई खास फर्क नहीं है, सबकी फ्लैट लाइन है। जब लाइनें फ्लैट होती हैं इसका मतलब होता है कि वेरिएबल्स जो हैं वो इस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल रहे। तो ये 2 टेस्ट हैं जिन्होंने मुझे कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट दे दिए। साइड पे ये इसकी गाइडलाइंस है, वो बता रहा है लुक फॉर दीज पैटर्न्स। अगर ऐसा नजर आए तो आप इस मजीद एनालिसिस कुछ और करेंगे, ऐसा नजर आए तो कुछ और करेंगे। इसी तरह जो आखिरी है ये इसने मुझे समरी रिपोर्ट दी हुई है। समरी रिपोर्ट में ये जो राइट साइड पे 3 सेल्स बने हुए हैं, इसमें एक एक सेंटर की डिस्ट्रीब्यूशन सी बताई हुई है। तो यहाँ से भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि ये जो सबसे नीचे वाला है ये टाइटली फिटेड है, ऊपर वाला सबसे लूजली लेड आउट है, बीच वाला दरमियान का है। तो इससे हमें इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन समझ आ रही है और बीच में इन तीनों की नजर। तो इस तरह बेतहाशा एनालिसिस हैं जो आप कर सकते हैं। और
आप चूंकि आप शुरू करेंगे तो आपको फिर आइडिया होगा कि आप किस किस चीज़ का क्या क्या कर सकते हैं। आज के सेशन का मकसद खाली बस यही था कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं मिनट ऐप से। आप डाउनलोड करिएगा, नंबर 17 इसका वर्जन या 18, 19 नहीं करिएगा क्योंकि उसमें हेल्प की सपोर्ट नहीं है। और सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप स्टैट्स और ग्राफ्स में फिलहाल समझने की इसको कोशिश करें। जैसे बेसिक स्टैट्स में डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, तो कोई भी चीज़ ले लें, डेज, तो सब ये इट इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। ये आपको उसकी बेसिक स्टैट्स बता देता है। अगर आप उसको बेसिक स्टैट्स में ग्राफिकल शक्ल में देखना चाहते हैं तो वो आपको ग्राफिकल शक्ल में दिखा देगा। और फिर इसी तरह उसमें आप ये इसके ग्राफ है और ये इस साइड पे कुछ स्टैट्स हैं। ये ग्राफ में फिर उसी तरह कोई चीज़ आप ऐड करना चाहें, कोई आइटम सेलेक्ट करना चाहें, मुख्तलिफ ग्राफ को मैनिपुलेट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो आप उसके साथ वर्क विद इट, प्ले विद इट, थोड़ा सा देखें और इंडिविजुअली आप फिर मुझे गेट बैक टू मी कहीं पे आपको कुछ बात समझ नहीं आती। लेकिन होपफुली इसका हेल्प मॉड्यूल इतना स्ट्रांग है कि आपको मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खाली ग्राफ दबाएंगे, डॉट प्लॉट बनाना चाहते हैं, इसके हेल्प को दबा दें, वो आपको बहुत अच्छी तरह हर चीज का, ये हेल्प का बटन दबाया, वो आपको एग्जाम्पल करके सब कुछ करके दिखा देगा कि इसको कैसे यूज करना है, इसका फायदा क्या है, इसके रिजल्ट कैसे इंटरप्रेट करने हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस सारे के सारे उठा के आप अपनी रिपोर्ट में डाल सकते हैं। जो ये काम करता है ना, मैंने आपको एक असिस्टेंट यूज करके बताया, तो उस असिस्टेंट की चीजें आप सारी की सारी अपनी रिपोर्ट में भी डाल सकते हैं। और ये आखिरी चीज मैं आपको जाने से पहले क्योंकि मेरा ख्याल है जूम के कुछ आखिरी मिनट रह गया, तो आखिरी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ एडिटर में जाके और एडिटर में जाके